अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मैं हूं ज़रा खोड़ो, मेरे साथ कराची स्टूडियो में है वसतुल्लाह खान और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं मुबश्शिर ज़ैदी साहब। अब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान दौरे के बारे में बहुत तज्ज़िये पेश हुए हैं, बहुत टॉक शोज़ हुए हैं और अनगिनत कॉलम लिखे गए हैं और बार बार एक सवाल पूछा जाता है, वो ये है कि क्या इस दौरे से पहले पाकिस्तान की अस्करी क़यादत को एतमाद में लिया गया था या नहीं। अब ये एक बहुत अहम सवाल है क्योंकि ज़ाहिर है हम सब पाकिस्तान की तारीख़ से वाबस्ता हैं और हमें पता है कि जब भी पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में कोई भी गलत फहमी या कोई शक पैदा हो तो अनकरीब एक क्लैश भी होता है और उस क्लैश की वजह से पूरे मुल्क को एक सियासी बुरहान का सामना करना पड़ता है और पूरे मुल्क को नुकसान भी होता है। तो जाहिर है या कम से कम उम्मीद है हमें कि हम में से कोई भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो। बहरहाल ये सवाल दोबारा पूछा जा रहा है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि 25 दिसंबर को सीनियर जर्नलिस्ट अंसार अब्बासी साहब ने ट्वीट की थी कि मोदी की सरप्राइज़ विज़िट टू जद्दी उमरा, क्या ये हो सकता है कि ये एक चाल है कि सिविलियन शरीफ और मिलिट्री शरीफ के बीच में एक खलीज पैदा हो। और भी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि अस्करी क़यादत को कॉन्फिडेंस में ना लिया जाए इससे पहले, और अगरचे ऐसा हुआ है तो अनकरीब उसके असरात भी हमारे सामने होंगे। देखिए ये तो पाकिस्तान की तारीख में होता आया है कि अस्करी क़यादत सियासी क़यादत को एतमाद में ना ले, ये तो होता है, लेकिन ये नामुमकिन है कि सियासी क़यादत अस्करी क़यादत को एतमाद में ना ले। तो आपका कहना है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इस सिचुएशन में, मतलब सुसाइडल होगा। अगर हाराकारी नवाज शरीफ को नहीं करनी थी तो जाहिर है कि एतमाद में ले लिया। हाराकारी भी आपको बता दें कि दूसरी जंग अजीम में जब जापानी सोल्जर्स कैप्चर होते थे उससे पहले भी, तो कैप्चर होने से पहले वो खुदकुशी कर लेते थे अपने पेट के अंदर और अपना खंजर घोंपते थे। 99 के गरम दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये भी है और ये तो काफ़ी दफ़ा जले हैं तो बिल्कुल जी फूक ही रहे होंगे। तो मुबश्शिर साहब, आप बैठे हैं इस्लामाबाद में, बताएं कि क्या बज़ है वहाँ पर, क्या कहा जा रहा है इस टॉपिक के बारे में। जी, सबसे पहले तो मैं आप दोनों को यही कहता हूँ कि याद माजी अजाब है यारो और यकीनन हम जब करंट डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो हम माजी में ज़रूर जा कर के देखते हैं कि ऐसी सिमिलर डेवलपमेंट्स हुई तो उनका बाद में क्या हशर हुआ। ज़ाहिर है तहफ़्फ़ुज़ात सबके सामने आए और लातादाद तज्ज़िये हुए। मतलब कुछ लोगों ने तो ज़लज़लों से मिला दिया। मोदी की मुलाकात के बाद जो इस्लामाबाद में ज़लज़ला आया, कहा कि जनाब ये ज़मीन भी जो है लरज़ उठी है ऐसी। उससे कहने का मकसद ये ज़मीन फट क्यों ना गई, तू मर क्यों ना गया, ये आमतौर पे डायलॉग होते थे उर्दू फिल्मों में। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसी तरह तो मैंने कोशिश की कि बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स लूँ, जा कर के जो लोग इन्वॉल्व हैं सारे, उसमें थोड़ी बहुत बात भी हुई। तो जो बात सामने आई है वो उस तरह की नहीं है कि एवरीथिंग इज़ इन ब्लैक एंड वाइट, लेकिन ये ज़रूर है कि अस्करी क़यादत को इल्म था। इसका एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ और ये ख़बर भी है। जब नवाज़ शरीफ और मोदी की पेरिस में मुलाकात हुई थी 30 नवंबर को, उसके चंद घंटे बाद वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर आर्मी चीफ को ब्रीफ कर रहे थे कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान क्या बात हुई है। तो रूल्स ऑफ द गेम्स जो हैं वो स्लाइटली चेंज हो गए हैं। अब जिस तरह बाहर हमने अक्सर देखा है, ख़ास तौर पर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ फ़ौज और जो सिविलियन क़यादत है वो मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाती है, तो उस तरह की एक कोशिश ज़रूर हो रही है कि माजी के जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें खुलकर जो सामने आ गया है कि सिविल क़यादत जो है वो पेज नंबर 17 पे थी और फ़ौजी क़यादत जो है वो पेज नंबर 235 पे थी। तो जनाब ऐसा थोड़ा सा नहीं है। अब वर्क के आसपास ही घूम रहे हैं एक दोनों, और जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इस स्क्रिप्ट की जो बुनियाद रखी गई वो जनरल राहील शरीफ के दौरे वाशिंगटन में रखी गई और उसके बाद जिस तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हुई हैं, 30 नवंबर को मोदी और इनकी मुलाकात होती है नवाज़ शरीफ साहब की पेरिस में। उसके बाद 6 दिसंबर को जो है दोनों ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स मिलते हैं और उस
पे भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहले ये बात हुई कि जनाब ऊफा में जो यूनिलैटरली पाकिस्तान को चार्जशीट कर दिया था इंडिया ने, तो उसको किस तरीके से मेलो डाउन किया जाए। तो ये तय पाया कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स पहले मिलेंगे, वो रूल्स ऑफ द गेम तय करेंगे, और उस मुलाकात के अंदर जो है इस तरह की जो डेवलपमेंट हुई है कि मोदी साहब अचानक टपक पड़े, इस तरह की कोई कहानी तो नहीं थी, लेकिन कोई सरप्राइज़ एलिमेंट का उसमें तस्करा ज़रूर हुआ था। अब क्योंकि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो अभी तक किसी भी सहाफ़ी के साथ ऑन कैमरा आकर के या वैसे भी उन्होंने बात नहीं की है, लेकिन जो हमें पता लगा है कि वो जो है इस सारी सूरत हाल पे जिस तरह कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को इल्म नहीं था, तो जनाब उनको मुकम्मल इल्म था कि क्या हो रहा है। अलबत्ता तो मुबश्शिर सॉरी आपका कहना है कि ये नामुमकिन है कि मोदी जब निकला, मोदी का जहाज़ उड़ा काबुल से, तो एकदम उसने कॉल की नवाज शरीफ को, कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा खाना शाना तैयार करने। फिर नवाज शरीफ के पास और कोई चारा नहीं था कि वो जनरल रहील शरीफ को कॉल करके कहते कि अब तो वो आ रहे हैं, अब तो कुछ अरेंजमेंट करनी ही होगी, हमें आखिरकार मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तो ऐसा आपकी नज़र में नहीं है? देखिए कुछ इंडिकेशंस हैं ज़रार। अब तो मुशीर ख़ारजा जो हैं सरताज अजीज़, वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं उन्हें एक रात पहले इस बात का इल्म हो गया था कि मोदी पाकिस्तान आएंगे, और उसके बाद जो बाकी ऑफिशल्स हैं वो भी ये बताते हैं कि सुबह 11 बजे बता दिया गया था कि काबुल से उड़ेंगे और वो पाकिस्तान में लैंड भी करेंगे कुछ वक्त के लिए। तो चीज़ें पहले से पता थी। इन बिटवीन ये कम्युनिकेट भी कर दी गई थी टू दी मिलिट्री, या जिसे आप कहते हैं कि अस्करी क़यादत को, तो वो भी हो चुका था अभी भी। लेकिन ये है कि तेल की धार क्योंकि देखनी ज़रूरी है, तो लिहाजा अभी तक कोई ऐसा रिएक्शन कैटेगोरिकल डिनाइल या कंफर्मेशन की तरफ से नहीं किया जा रहा फ़ौज की तरफ से, क्योंकि उनका ये कहना है कि जनाब रूल्स ऑफ द गेम बन चुके हैं, और जितनी खामोशी से ये हो, आपको पता है कि मीडिया का वो तो एक चीज़ को पकड़ के और वो लेके दौड़ जाते हैं। तो इन सारी ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी मैटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, तो उसी एहतियात को मद्देनज़र रखा जा रहा है। और जो अफ़गानिस्तान में भी हो रहा है वो भी इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि मोदी ने काबुल में ये कहा कि पाकिस्तान ब्रिज बन सकता है अफ़गानिस्तान और भारत के दरमियान। उसके बाद आर्मी चीफ साहब जो हैं वो इतवार को चले गए, उनके साथ डीजी ISPR भी थे, वो दोनों थे, और उनके अलावा DG ISI मौजूद नहीं थे। तो एक तासुर ये भी देने की कोशिश की गई है कि ISI इस सारे मामले में जो है शामिल नहीं है उस तरीके से, और वो अपना काम जो इंटेलिजेंस वाला है सिर्फ वो कर रही है, और जो स्टेट विद इन स्टेट का जो एक तसव्वुर था उस चीज़ को, उस तासुर को भी ज़ाइल करने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि काफ़ी हद तक ये बात कन्विंसिंग हो गई है फॉर वेस्टर्न पावर्स एज़ वेल एज़ अफ़गानिस्तान, कि जनाब पाकिस्तान जो है अब एक जो ब्रॉडर एग्रीमेंट हुआ है उसी को फॉलो करेगा। और इसका ये मतलब यकीनन नहीं है कि मोदी और नवाज शरीफ के दरमियान कश्मीर पर भी कोई बात तय हो गई है, या बहुत एक बड़ी जो बात की जाती है डिप्लोमेसी में कि वी कैन स्टिल टॉक वाइल आर डिफरेंसेस रिमेन द सेम, यानी हमारे इख्तलाफात वहीं मौजूद रहेंगे लेकिन हम बात शुरू कर सकते हैं और शायद बिज़नेस भी कर सकते हैं। इख्तलाफात अपनी जगह होंगे, उन पर भी बात होगी, लेकिन ये जाहिर है जैसे उस दिन हमने बात की थी वीकेंड पे कि बेबी स्टेप्स होंगे छोटे छोटे, और हमें जो ये बताया गया है कि जनाब क्योंकि भारत ने स्टेप लिया है तो पाकिस्तान एक्सपेक्ट्स कि भारत ही दूसरा स्टेप लेगा जब उनके सेक्रेटरी खारजा आएंगे पाकिस्तान अगले माह के वस्त में, तो वो आकर के सारी जो चीज़ें हैं कि किन चीज़ पे कंपोजिट डायलॉग स्टार्ट होगा और मरहलावार क्या बातें होंगी वो भारत की तरफ से ही प्रपोज होंगी और उस पर बात होगी। अच्छा मुबश्शिर, अभी आपने एक बात की थी कि जाहिर है कि हमें तारीख देखकर ही आगे चलना है, लेकिन इसके साथ एक और भी हमें मसला होता है कि कभी कभी ये भी होता है कि हम तारीख से बाहर निकल नहीं सकते। मिसाल से कि अगर हम हिस्टोरिकली क्लैश रहा है सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान, तो कुछ लोग हैं उनकी सोच है कि अब हमेशा के लिए ही ये क्लैश
चलता रहेगा। जब अगर हल्की सी भी कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है या कोई हम देखते हैं कि शायद चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तब्दीली आ रही हैं, तो उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने बात की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नसीर खान जंजुआ, अगर हम सिर्फ इनकी अपॉइंटमेंट की बात ही करें तो उस वक्त काफ़ी बातें हो रही थी कि जी ये तो बिल्कुल कैपिटुलेट कर दिया है आपने टू द मिलिट्री, लेकिन अगर हम इसको पॉलिसी देखें तो ये भी एक वेलकम स्टेप नहीं है दोनों फोर्सेस, दोनों लीडरशिप्स को ऑन द सेम पेज करने का, इनके बीच में गैप रिड्यूस करने का? क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली यू पॉइंटेड आउट राइट, यही बात हो रही है कि वो ब्रिज का भी काम करेंगे साथ साथ सिविलियन मिलिट्री लीडरशिप में, ताकि कोई गलत फहमी ऐसी ना हो जाए कि वो उस लेवल पे चली जाए कि जैसे हमने माजी में देखा कि ऐसी कोई हरकत हो जाए सिविलियन साइड से कि जिसको बाद में जो है आर्मी कहे कि आपने ये गलत किया है। तो मेरे ख्याल में चीज़ें पजल्स के जो पीसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ रहे हैं, लेकिन मीडिया की आय से उन्हें इसीलिए दूर रखा जा रहा है क्योंकि हम ज़ाहिर है ब्रेकिंग न्यूज़ के दिलदादा भी हैं और चलाने में भी आर महसूस नहीं करते। तो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात इस तरह नहीं चलते कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, एक वो आ गया। नवाज़ शरीफ की जो मुलाकात है उसमें जो गर्म जोशी थी वो सारा कुछ, उसके ऊपर कुछ स्केप्टिसिज्म आया है कि जनाब ये हाथ थामना क्या ज़रूरी था या ये जफ्फी लगानी जो है उनकी वो ज़रूरी थी, लेकिन उनको भी पता है कि नवाज़ शरीफ का एक स्टैंड है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, मोशर साहब की बात करते हो, आपने ब्रेकिंग न्यूज़ की बात की है, ब्रेक का टाइम आ गया है, मुझे इसका इस सवाल का जवाब चाहिए। ब्रेकिंग का टाइम आया या नहीं आया? ब्रेक के बाद इसका जवाब चाहिए कि मोदी को ने वीजा क्यों नहीं लिया? सर वो उसका जवाब है मेरे पास, आपको मैं भी बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम बैक। ये बात मैं नोट कर रहा हूँ कि जब से हमारे साथी मुबशिर ज़ैदी इस्लामाबाद गए वो थोड़े से डिप्लोमेटिक हो गए हैं। उन्होंने वक्फे से पहले इशारतन कहा कि साहब मोदी के दौरे के बाद ज़लज़ले की भी बातें हुई, तो मैंने उनसे पूछा वक्फे में कि भाई नाम बता दो, यहाँ सब काम नाम लेके हो रहा है। कहने लगे नाम नहीं बताऊँगा। बहरहाल मैंने वक्फे के दौरान एक चीज़ ढूँढ ली। ये जनाब एक ट्वीट है, हमारे जो बहुत ही अच्छे टॉप के एंकर हैं मोहित पीरज़ादा साहब, उनका है ट्वीट, और उन्होंने कहा था कि मोदी के जाने के बाद ज़लज़ला आ गया। ओरिजिनल ट्वीट यह है कि नरेंद्र मोदी लेट होल ऑफ पाकिस्तान डांस इनटू अ सिंपल हार्मोनिक मोशन लीडिंग टू वर्स्ट अर्थक्वेक, गॉड दिस वाज लिटरली हेल। और मुझे नहीं पता इसका मतलब नहीं, और फिर वो एंग्री फेस है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है यार? पता करना पड़ेगा। हाँ, लंबी चौड़ी गूगलिंग अच्छा, है तो। लेकिन इसमें उर्दू जो मैं इसका जिस्ट है वो ये है कि देखें, जिस्ट निकाल लिया आपने यार? ज़लज़ला आया था। ओके, आया था बिल्कुल, मोदी भी आया था, ज़लज़ला भी आया था, ये दोनों फैक्ट्स हैं। अच्छा ठीक है। उसके बाद कामरान शाहिद साहब जो हमारे ज़ाहिर टॉप के एंकर हैं, हम उनसे सीखते भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ की डिप्लोमेसी फ्लॉप हो गई क्योंकि वो कायद आज़म की सालगिरह के ताल्लुक़ से मोदी के मुंह से एक लफ्ज़ भी ना निकलवा सके। ये भी फैक्ट है, मोदी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला। अच्छा, ये ज़ाहिर है कि हमारे सीनियर एंकर्स हैं और हम ज़ाहिर है इनसे सीखते हैं। कुछ लोग, कुछ हासिद आपकी तरह के, वो कहते रहते हैं कि जी ये जिनके ज़ाती मफरूज़े हैं या ये कि ये एंटी जो पीस प्रोसेस है इंडो पाकिस्तान का उसके ख़िलाफ़ हैं, या सिर्फ तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, अपने तबसरों से सस्ती शोहरत है। भाई बात ये है कि अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, जब 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो उसके बाद में झुंझला के कोसने देना क्या मेरा हक नहीं है? क्या अपने तौर पे एनालिसिस करना और फिर उस पर यकीन करना बतौर सहाफ़ी या बतौर एंकर मेरा हक नहीं है? आप मेरा ये हक नहीं छीन सकते। मैं नहीं छीन रहा। जब इंडिया और पाकिस्तान रोड मैप दे ही नहीं सकते तो फिर हमें भी आंकड़ेबाजी से नहीं रोक सकते। मैं कोई वफाक हूँ, मैं कोई चौधरी निसार हूँ कि मैं आपके इख्तियारात छीनूंगा यार? अच्छा, क्या कैसी बात है? वो आपने मुझसे वादा किया था। मैं आपसे वादा किया था। वादे से पहले मैं एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो, 10 सेकंड लगेंगे, कि मैं बिल्कुल मतलब मैं हासिल करता हूँ, मैं जल के राख हो गया हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ की मुझे खुशी भी है, अल्लाह का शुक्र है कि जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट भी मोदी के दौरे के दौरान नहीं आई, क्योंकि फिर तो इस शिद्दत का ज़िलज़ला आना था कि शायद
कोई ना बचता। बहरहाल ऐसी बात कर रहा हूँ। बहरहाल आपने बात की कि आप सीखते हैं, तो आपने जितना भी सीखा है ना वसत साहब और मुबशर आप भी, ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। इनफैक्ट हम अपने करियर में बिल्कुल ही फ्लॉप है, प्रोफेशनली हम फ्लॉप हैं। ना हमें अदाकारी करनी आती है और ना हमें तज्जिया पेश करना आता है, और उस तज्जिए को ऑन एयर डिलीवर करना हमें बिल्कुल नहीं आता। वसत साहब, मुबशर, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको द वर्ल्ड्स बेस्ट, बल्कि द मदर ऑफ ऑल टीवी बीपर्स सुनाता हूं। रेडी है आप मुझे वादा करें कि मोदी जो है वीजे के बगैर वीजे की बात भी होगी सर, आपकी दिल की बात। ठीक है सर, सुनिए सर, एक सेकंड, 3, 2, 1 सुनाइए सर। एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मैं यहाँ ये बताता चलूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असम्बली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तोबा तोबा, ये पहली दफा देखा गया है, और तोबा तोबा, ये पहली दफा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तोबा तोबा, वो पहली दफा जो है उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं, और 120 रुकनी वफद को पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा है, पाकिस्तान की अदालतें देख रही हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट देख रही है, पाकिस्तान के अदारे देख रहे हैं, पाकिस्तान के FIA इमिग्रेशन देख रहा है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी देख रही है, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान देख रही है, और तमाम जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी इस चीज के जो हसास इदारे हैं, जो सालमी से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के दामन है, वो इस चीज को तोबा 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 आपने देख लिया। लाहौर से थे ये, मुझे नहीं पता कहां से थे, मुझे लग रहा है लेजेस लगा था कि शायद ये लाहौर से। गुरुजी आप जहां से भी हैं, आज से मैं आपका शागिर्द प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल हमें अपने चरणों में बिठा दें ताकि हम कुछ सीख सकें। जी, टेलीविजन का नाम मफरूजा टीवी है या मतलब क्या है? मुझे आप देख रहे हैं जिस मुल्क में अपना आईन हो, जिस मुल्क में अपनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हो, ऐसा हो रहा है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ी जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप ये एक्सक्लूसिव चीज निकालने में नाकाम रहे जो इस नौजवान ने निकाल ली, इसलिए आप जलीकटी सुना रहे हैं उसे। हाँ, आपको शागिर्दी इख्तियार करनी चाहिए। कसम से आपको करना क्या चाहिए कि बेचारे को हैंड्स फ्री दे दें, क्योंकि जब भी ये तौबा तौबा कर रहे हैं तो इसकी ऑडियो ड्रॉप हो रही है, क्योंकि माइक हाथ में है, जाहिर है और आवाज मुंह से ही निकलती है, कान से तो नहीं निकलती। और चैनल ने खबर नहीं उठाई, इतनी बड़ी खबर कि 120 लोगों को बगैर वीजे के आने दिया। यार किस तरह के जर्नलिस्ट हैं यार सर। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं इसके बाद ब्रेक में ही हाराखीरी करूंगा, या चलो इस शो को मुकम्मल करने के बाद मैं इस नौजवान की शागिर्दी कबूल करने को तैयार नहीं, आप उसकी वजह खुदकुशी करने को तैयार? मैं खुदकुशी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं इतना मतलब अनडिजर्विंग शागिर्द हूँगा कि आखिरकार आई विल ब्रिंग डिसरिस्पेक्ट टू माई मास्टर। आप समझ रहे हैं ना, आप समझ रहे हैं। अगर लेकिन आप जरा आप ये खुदकुशी बगैर वीजे के मत कीजिएगा, कोशिश भी ना कीजिएगा, वरना एक और भी पर आएगा कि ज़रार ने बगैर वीजे के जो है खुदकुशी कर ली। दोज़ख में वीजा और एंट्री है यार, क्या हो गया तुम्हें, ये नहीं पता तुम्हें? देखो आपके लिए तो वेलकम होगा वहाँ पे यार, ये भी है। एग्जैक्टली देखो बात ये है कि जब इस तरह का जर्नलिज्म हो रहा हो, मेरा ख्याल है हमें नौकरी ढूंढने का आगाज़ कर देना चाहिए। मैं ख्याल ब्रेक ले लेते हैं ताकि ब्रेक में 2-3 HR डिपार्टमेंट्स को हम कॉल तो कर लें। प्लीज़, क्या ख्याल है आपका? ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें। थैंक यू। वेलकम बैक जी। और अब खारजा पॉलिसी से चलते हैं हम दाखिला पॉलिसी के जानिब। आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का दौरा था कराची का, और कराची में उन्होंने ये भी कहा है कि कराची ऑपरेशन को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये नवाज शरीफ साहब का पहला दौरा है उस वक्त से जब से रेंजर्स के इख्तियारात। जी सॉरी मुबशर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं विफाक में बैठा हूं तो मुझे इख्तियार है कि मैं आपके इख्तियारात को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करके अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करूं। और आपको देखो हमेशा तेरी पॉलिसी। वज़ीर आला सिंध जो हैं वो उन्होंने सरगोशी की नवाज शरीफ के कान में, जिसका लुबे लुबाब यही था कि फिर मैं ना ही समझूं। तो उस पर नवाज शरीफ साहब ने कहा जनाब बिल्कुल आप ना ही समझें, लेकिन यह है कि बात हो सकती है अगर आप इस्लामाबाद आकर के अपनी कोई रुदात सुनाना चाहें तो चले, वो भी सुन लेंगे। तो सिंध के इख्तियारात का मसला कहाँ तक जाएगा? मेरे ख़्याल में जो है
एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गई है अगेन सब पार्टियों में कि जनाब थोड़ा थोड़ा आसरा कर लेते हैं और हम जो हैं चीज़ों को इसी तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे। और इसका ताल्लुक भी उसी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ है जो कि फ़ौज और वफाकी हुकूमत के दरमियान है कि एनी बैक ट्रैकिंग ऑन कराची ऑपरेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा जो है उस पर एम्बैरसमेंट होगी और ख़ुसूसन फ़ौज में उसको जो है वो सही तौर पर नहीं लिया जाएगा। तो नवाज़ शरीफ साहब ने आज खुल के कह दिया FPCCI के मीटिंग में, और उन्होंने कहा जी कराची ऑपरेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने जब रिकाउंट करना शुरू किया सक्सेसेस में सिंध को, तो माजी में वो हमेशा कायम अली शाह को उस टीम का कप्तान कहते रहे जिसने कराची में अमन रिस्टोर किया है। लेकिन आज उन्होंने कोई ऐसा तस्करा नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि जो टेस्ट मैच से बात अब T20 पे आ गई है, तो जाहिर है हर टीम के अलग अलग कप्तान होते हैं क्रिकेट में, जैसे T20 का अलग होता है, वनडे का अलग होता है, टेस्ट मैच का अलग। या ये भी हो सकता है कि थर्ड अंपायर ने उंगली उठा ली है, चुनाचे कैप्टन वैप्टन की कोई इतनी अब अहमियत नहीं रही। मुबश्शिर ने एक सवाल है कि देखो अब भारत और पाकिस्तान के बीच में भी एक पब्लिक डिप्लोमेसी है जो आपको नजर आ रही है, स्टेटमेंट्स, बयानबाजी, प्रेस रिलीज वगैरह वगैरह, और फिर एक प्राइवेट डिप्लोमेसी भी है। सवाल में से ये है कि क्या सिंध और वफाक के बीच में भी प्राइवेट डिप्लोमेसी अलग है और पब्लिक डिप्लोमेसी अलग है, और अगर ऐसा है तो यहाँ पर जिंदाल का किरदार कौन अदा कर रहे हैं? ये अगर मैं बता दूंगा तो मुझ पे ऐसी कदगन लगेगी कि आइंदा आपको तीसरा साथी ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो प्राइवेट डिप्लोमेसी की आपने बात की, यस वफाक और सिंध में बैक डोर जो डिप्लोमेसी कह लें या उसे नेगोशिएशंस हैं वो अलग से चल रही हैं। फ्रंट पे चौधरी निसार साहब हैं जो कि फुल ब्लास्ट जा रहे हैं, और बैकग्राउंड में ज़रूर बातें हो रही हैं कि जनाब जाहिर है आपको भी पता है तो कि अच्छा बैकग्राउंड में जो साहब ये काम कर रहे हैं उनका ताल्लुक जो है तामीरात के शोबे से तो नहीं है क्या? सर मेरे ख्याल में अब आप मेरे साथ कसौटी मत खेलिएगा कि वो आदमी जिंदा हैं, मर गए या 25 साल पहले वो हाँ, तो मतलब मुझे इस मुश्किल में ना डालें। ठीक है। बस मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि वज़ीर आज़म ने इस हद तक तो कह दिया है कि आप इस्लामाबाद आएंगे तो बात होगी, और जो हुकूमती जो है तरफ से ये भी कहा गया है वज़ीर आला को कि आप आएंगे चौधरी निसार के साथ आपको बिठाएंगे, तो आप वहीं धींगा मुश्ती कुश्ती कर लीजिएगा, जो जीत गया तो उसकी बात मान लेंगे। मतलब तो इस तरह की कोई यानी कायम अली शाह प्रोटोकॉल में चौधरी निसार के बराबर हैं। सर अब आप मतलब ये देखिए, अब ये देखें वसत साहब को आप आज माइंड ना करेंगे, जब से इन्होंने ये तौबा तौबा वाला वीडियो देखा है इतने मुतासिर हुए, इतनी मतलब इनको डिप्रेशन हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी इस स्टूडियो में क्या किस तरह का माहौल है यार। मैं तो मतलब दूर के हट के बैठा हुआ उनसे कि अभी भी किसी भी वक्त ये फट सकते हैं मेरे ऊपर। सॉरी वसत साहब, ठीक है, ये आपने बात जो बदल दी, खैर कोई बात नहीं, चलें, नो प्रॉब्लम। तो ये है मिस्टर मुबश्शिर सिंध और वफाक। एक चीज थोड़ी जो गलत करती है, ये भी एक बड़ा क्लासिक नवाज शरीफ टैक्टिक है ना, कि जैसे उनके अगर दो पार्टी मेंबर्स में कोई इख्तलाफात होते हैं तो वो उनको लड़ने देते हैं अपने लेवल पर और वो ऊपर बैठे होते हैं। जो खबर पैदा नहीं हुई, हाँ, मोदी से भी कोई खबर नहीं पैदा हुई तो आप लोग इसी तरह कर रहे थे। यहाँ से आज नवाज शरीफ के दौरे से कोई खबर पैदा नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं। तो आप अपने आंकड़ों को खबर बनाने के चक्कर में हैं, करना पड़ता है। कोई नहीं बता रहा कि नवाज शरीफ ने बिन कासिम में 1300 मेगावाट के पहले प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है, जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर का पहला एनर्जी प्रोजेक्ट है। कोई नहीं बता रहा कि नवाज शरीफ ने यह कहा है कि 2018 तक 10,000 मेगावाट बिजली ट्रांसमिशन लाइन में चली जाएगी। कोई नहीं बता रहा कि ऐवान सनअत तिजारत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6 से 8 महीने में हम कराची में इतना अमन बहाल कर देंगे कि बैरूनी सरमायाकार फ़ोन कर कर के कहेंगे सर जी अपॉइंटमेंट दे दे, असी पैसा ले आके देते कारखाना लाना चाह रहे हैं। ये खबर आपको नज़र नहीं आएगी। ब्रेक ले लें भाई। वेलकम बैक जी। अब कोई लोग तौबा तौबा कर रहे हैं और कोई लोग मौका ढूंढ रहे हैं।
हाल की ही बात है और आप सबने ये इश्तिहार देखा होगा नरगिस फ़ाखरी साहिबा का, जिसमें एक मोबाइल फ़ोन का इश्तिहार है और वो फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर के ऊपर क्या कह सकता हूँ लेटी हुई हैं। अब बहुत एक मशहूर और कंट्रोवर्शियल ऐड था, बहुत बातें हुई हैं। महवे इस्तराहत है। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। अब ये तो बात बन गई और जाहिर है कि ऐड की सर्कुलेशन भी बहुत हुई, सब लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पर इस पर बहुत बातें हुई हैं। तो इसके जवाब में एक और टेलीफोन मोबाइल नेटवर्क कंपनी ने एक अपना ऐड बनाया है और मेरी नज़र में महफिल लूट ली है। ज़रा एक सेकंड वो ज़रा ऐड दिखाएं जो आज चल रहा था। ये देखें, ये नरगिस फ़खरी पोज में है। ये नरगिस फ़खरी पोज में है और अगर आप ऊपर की लाइन पढ़े तो लिखा हुआ है एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ मी वाला जो भी जुमला है ना वसत साहब, इसके पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है, लेकिन वो अभी ऐड हमारे पास उसका क्लिप है नहीं। और हाँ, ये भी है, ये आप खुद पढ़ सकते हैं वसत साहब, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप बेशक पढ़ें। इश्तिहार छुप के देखने की जरूरत नहीं, छुप के देखने की जरूरत नहीं। और अब तो हमने आपको वैसे नरगिस वाला इश्तिहार भी छुप के देखने की तो जरूरत नहीं थी सर, बस अब कहने में जब क्या वो खुद ही छुप रही तो हम कहाँ से छुप के देखेंगे। ये भी है। चलिए, एनीवे, गुड मार्केटिंग, आई थिंक सल्यूट टू द टीम, बड़ा अच्छा मौका चुना है। अच्छा, अब मौके की बात हो तो एक चीज़ हमने देखा है कि जहाँ भी मसला हो तो वहाँ पर मार्केटिंग भी हो जाती है। अब वैसे अगर चाइना की हम बात करें तो चाइना में एक बहुत बड़ा मसला है हवाई आलूदगी का। बीजिंग जो चाइना का दारुल हुकूमत है उसमें तो ऐसा एक सिलसिला है कि हर दिन रेड अलर्ट्स इशू होते हैं कि आज स्मॉग अलर्ट रेड है, बेहतर होगा कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें। कभी कभी दिन दिहाड़े में भी गाड़ियों को फुल बीम पर चलाना पड़ता है क्योंकि इतना धुआं है कि आपको अपने सामने नजर ही नहीं आता। तो कुछ एडवर्टाइजर्स और मार्केटर्स ने सोचा कि ये भी बहुत अच्छा मौका है और वहाँ एयर पोल्यूशन मास्क की सेल्स बहुत हद तक बढ़ गई हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में भी आ रहे हैं, अब तो डिज़ाइनर मास्क भी मिल रहे हैं। और चाइनीज़ मीडिया का कहना था कि एक हफ्ते में ही 2 लाख से ज़ायद लोगों ने पूरे एक ऑनलाइन रिटेलर का स्टॉक खरीद लिया। ये तो एक बात हुई और ये बड़ी लॉजिकल बात है, लेकिन अब एक और प्रोडक्ट चाइना में बहुत बिक रहा है और वो है हवा। जी हाँ, ताज़ी हवा, और वो भी कनाडा से। और एक कंपनी है वाइटैलिटी एयर के नाम से जिनका दावा है कि वो कनाडा की ताज़ा हवा को अपने हाथों से कैंस में बाकायदा, और बहुत बड़े कैंस हैं, 50-50 कनेडियन डॉलर के बिक रहे हैं, उसमें भरकर चाइना में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अपेरेंटली चाइना में ये कब स्टेटस सिंबल है कि अच्छा तुम ये वाली हवा सूंघ रहे हो, मैं तो कनाडा की हवा सूंघा। फिर हाँ, तुम लोकल हवा सूंघ रहे हो, किस तरह के थके हुए इंसान हो। तो ये एक और मसला खड़ा हुआ है आजकल चाइना में। तो हम भी हो सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान जाके या कम से कम मरी जाके अगर हम बॉटलिंग का प्लांट शुरू कर ले या इनकी एजेंसी ले लें तो वसत साहब एक ज़रा आमदनी हो सकता है हमारे लिए। क्या ख्याल है आपका? हाँ, अगर आप कहते हैं तो मैं इस्लामाबाद से आप लोगों के लिए ले आता हूँ को 2-4 बोतलें भर के, प्रोवाइडेड कि आप मुझे डॉलर्स में पे कर दें। सर, एक दफा माल बिकेगा तो आपको आपकी परसेंटेज मिल जाएगी इंशाल्लाह। यही बातें होती रहेंगी। या इस्लामाबाद से कोई खबर भी है नहीं है तो प्रोग्राम खत्म करो सर। हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल, आपने अच्छा याद दिलाया। ये एक आपने देखा होगा नवाज मोदी मुलाकात में के बाद जो नवाज शरीफ की शादी की तस्वीर हैं उसमें नवाज शरीफ साहब एक गुलाबी पगड़ी जो है वो बांधे घूम रहे हैं, जिस पर मीडिया में खूब धूम मची कि जनाब ये गुलाबी पगड़ी जो है ये उन्हें भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तोहफ़तन दी है, जिसको पहनकर वो ऐसे अकड़ के चल रहे हैं कि बस लग रहा है कि दोस्ती जो है ना कंप्लीट हो गई है। लेकिन अभी माइज़ा हमीद जो कि MNA हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जनाब ये फैमिली ट्रेडिशन है शरीफ्स का और ये पगड़ी जो है वो उन्हें मोदी ने गिफ्ट नहीं किया है। मीडिया जो है वेरीफाई कर लिया करे न्यूज़ को और जो है उसके बाद चलाया करे, मतलब उन्होंने डिनाई किया है। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ कि जब याद है इमरान खान की शादी हो रही थी तो वो चप्पल वाले से लेके हर जगह पहुँच गए थे, तो मैं आई वॉज वंडरिंग कि शायद वो पगड़ी वाले तक भी पहुंचना चाहते तो पहुंच सकते थे, लेकिन क्योंकि इतनी अचानक मीटिंग हुई
तो सब पगड़ी वाले की जगह वीज़े के चक्कर में पड़ गए और तौबा तौबा शुरू हो गई। तौबा तौबा। ये उस सब टाइम्स ऑफ इंडिया ने ही ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये स्टोरी ऑन की है, तो वो तो पहुंच सकते हैं पगड़ी वाले अच्छा, के पास। चूंकि हर आदमी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के चक्कर में है, मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि अमृतसर के करीब जाती उमरा में शरीफ ख़ानदान की ट्रेडिशन क्या है, राजस्थान की गुलाबी पगड़ी पंजाब में। सर ये तो आपने एक्सपोज कर दी पूरी साजिश को। अब इस पे काम करने के लिए मैं पूरे 24 घंटे हैं और मेरे ख्याल फिर इसी पॉइंट पर हम इस शो को भी एंड कर देते हैं, ताकि हम ये जो नई साजिश हमारे सामने पेश की है वसतुल्लाह खान पंजाबी कल्चर में राजस्थानी इंट्रूजन, ये चीज़ कल का मौजू यही होगा जी, और इंशाल्लाह हम अपनी पूरी रिसर्च करके आएंगे। उस वक्त तक हमें इजाज़त दी है। खुदा हाफ़िज़।